नमस्कार साथियों, आपका माइंड स्प्रिंग एकेडमी में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज बेसिक ग्रामर। अब इसमें पहले हम बेसिक ग्रामर कवर करने वाले हैं, फिर उसके बाद सभी टॉपिक्स को जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल भी आप बोल सकते हो। तो इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्रामर से। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को कम से कम 10-15 मिनट देखिए, फिर आपको उसके बाद पता चलेगा किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मैं आपसे बता दूं, आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे सिंटैक्स पढ़ना चाहते हैं, या आप सपोज 12th क्लास के वालों को तो सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लास न केवल कंपटीशन वाले बल्कि जो 12th क्लास, 11th क्लास, इवन 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। पहले हम किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक ग्रामर का मतलब है कि हम पहले किसी भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तो हम उसको डिकोड करना सीखेंगे, है कि नहीं। जैसे कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा तो आप उसमें पहचानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होती है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख जाएंगे तो यकीन मानना कि आपको ग्रामर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। और न केवल हम पार्ट ऑफ स्पीच बल्कि फिर उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम इन्फिनेटिव समझेंगे क्या होता है, फिर हम जीरेंड समझेंगे क्या होता है, फिर हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो जितनी भी बेसिक ग्रामर है हम पहले वो कवर करेंगे 3-4 क्लासेस में। फिर धीरे धीरे हम जो है आपका ग्रामर जो आजकल कंपटीशन में आता है, और जो जो आपका कंपटीशन में आता है, तो हम ग्रामर को कुछ इस प्रकार करने वाले हैं। जो आपके पास बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर का मतलब समझो आप, हम बेसिक ग्रामर मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिक ग्रामर जैसी चीज़, क्योंकि ग्रामर का मतलब ही बेसिक होता है। तो बेसिक ग्रामर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बस आपको पहले ये समझना है कि कोई आपके सामने सेंटेंस लिख रहा है, आपको उस सेंटेंस के बारे में कितनी नॉलेज है। आप उस सेंटेंस का नाम जानते हो नहीं जानते, मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है या फिर इंटेरोगेटिव है या वो फिर इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर इसी प्रकार से हम आगे समझने वाले हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन इन्फिनेटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। जब हमारी बेसिक ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी फिर हम जाएंगे टॉपिक्स की तरफ। जो हमारे टॉपिक कहाँ पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जैसे नाउन से क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन से आते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा प्रीपोजिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्रीपोजिशनल फ्रेज आती हैं एग्जाम में। अब आप देखो फ्रेजल वर्ब आती है, फ्रेजल वर्ब भी एक प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। अब आपको फ्रेजल वर्ब याद करनी पड़ेंगी। तो हमने अभी रिसेंट में एक लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे की क्लास, जो हमने पिक्चर मेथड से बेहतरीन तरीके से, जिसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, वो क्लास हमने अपलोड करी है माइंड स्प्रिंग एकेडमी पे ही। आप वीडियो के सेक्शन में या लाइव के सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। आपको प्रॉपर क्लास मिल जाएगी 3.5 घंटे की। और जब आप उस क्लास को देखोगे तो आपको लगभग लगभग जो एसएससी और इवन एनडी और सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स में जो फ्रेजल वर्ब आती हैं, लगभग उसमें 150 एक फ्रेजल वर्ब है, वो कंप्लीटली अच्छे से सेंटेंस के माध्यम से, या आप बोल सकते हो जो पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से हमने उसको कंप्लीट तरीके से कराया है। तो आप वहाँ पर जा सकते हो और उस क्लास को कंप्लीट कर सकते हो। और अभी हम 1-2 दिन में ही आपको एक फ्रेजल वर्ब की नई क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया भी जाएगा। उसका मीनिंग पढ़ाया जाएगा, उसका सेंटेंस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है कि हम आपके सामने फिल इन द ब्लैंक लाएंगे, जिसको हम कंप्लीट तरीके से समझाने वाले हैं। और उसमें 4 ऑप्शन जो होंगे ना फिल इन द ब्लैंक के, वे चारों के चारों फ्रेजल वर्ब के होंगे। और आपको सही फ्रेजल वर्ब बता करके जो बाकी की 3 फ्रेजल वर्ब होंगी उनको डिटेल में बताया जाएगा कि इनका मीन क्या है। तो फ्रेजल वर्ब जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आप उनको वोकैब का पार्ट भी बता सकते हो, या आप जोड़ सकते हो कि ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अब हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो टॉपिक्स हैं हम बेसिक ग्रामर के बाद कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप कम से कम 10-15 मिनट इस क्लास को देखिए और फिर जज करिए। ठीक है, आप थोड़ा इसको क्लास को देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अगर ऊपर ऊपर से आप देख कर उड़ा दोगे तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक ग्रामर, और ये बेसिक ग्रामर की क्लास 3-4 दिन चलेगी। और यहाँ से सीडीएस के जो 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के आते हैं, आप 10 के 10 बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने वाले हो पेपर में। बस आपको केवल इस क्लास को अच्छे से देखना है। फिर इसके आगे 2 क्लास और होंगी,
और हम जो चौथी क्लास लेकर के आएंगे वो होगी प्रैक्टिस की, जिसमें आपके सामने CDS के सारे PYQ होंगे जो 25 में 26 में पेपर हुए हैं, और इवन 24 23 में हम पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, आप जानते हो एक साल में 2 पेपर होते हैं, अगर 4 साल के भी उठाते हैं तो 8 पेपर, और हर पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच आती है, शायद एक आध साल नहीं आई होगी। तो अब आप देख सकते हो कि हर पेपर में 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के आते हैं CDS में। एक क्वेश्चन जो होता है वो 0.83 का होता है, मतलब कि आप बोल सकते हो 8.25 नंबर जो है, 8.25 से ज्यादा नंबर आपके केवल पार्ट ऑफ स्पीच से ही कवर हो जाएंगे, और 8.25 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से अगर आप CDS की बात करोगे। और अभी जो पेपर NDA का चल रहा है रिसेंट में, उसमें भी 5-5 पार्ट ऑफ स्पीच आने लगी है, और संस्था का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो कभी भी 5 नंबर को 10 में कन्वर्ट कर सकती है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 क्वेश्चन आपसे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूछ लिए जाएं। ठीक है, आजकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच का ट्रेंड चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, एग्जाम्स में आने लग रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच पर गौर देना होगा। और अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझ पाते हो तो ग्रामर समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, और एक बार अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप ग्रामर को समझना स्टार्ट कर देते हो। तो ग्रामर समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के बात बनने वाली नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए आप पार्ट ऑफ स्पीच पर जाइए, अच्छे से कवर करिए, न केवल पार्ट ऑफ स्पीच बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनको भी अच्छे से समझिए। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिक ग्रामर समझकर ये मत छोड़ देना कि ये पेपर में नहीं आती है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, इवन सारा वेटेज ही बेसिक ग्रामर का है। पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, और जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे वे सभी यहीं से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्रामर। तो देखिए सबसे पहले 2-3 बातें हैं, ये इनको समझना ना समझना एक सही है, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो होती है उससे साउंड बनते हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ समझना बेकार है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 26 लेटर से। देखिए हमारे सामने जो है, अगर आप देखेंगे तो ABCD इस प्रकार XYZ ये 26 लेटर हैं, और ये जो 26 लेटर है ना, ये आप बोल सकते हो, देखिए ये अकेला लेटर है, ठीक है जी, ये क्या है लेटर, ये दूसरा लेटर है, और ये तीसरा लेटर है, मतलब ये ए जो है अपना इंडिविजुअल अलग से एक लेटर है, बी अलग से एक लेटर है, सी अलग से एक लेटर है, डी अलग से एक लेटर है, इसी प्रकार एक्स भी अलग से एक लेटर है, वाई भी एक लेटर है, और जेड भी एक लेटर है। और अगर हम इन सभी को बोलेंगे तो हम बोलेंगे 26 लेटर्स। क्या बोलेंगे? 26 लेटर्स। तो ये 26 क्या है? लेटर्स हैं। तो लेटर्स का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा, और लेटर का मतलब हो गया एक। ठीक है, लेकिन इस पूरे ग्रुप को अगर हम बोले, इस पूरे ग्रुप को कि ए से लेकर जेड तक क्या बोलते हैं, तो ए से लेकर जेड तक हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अब आपको समझना है जो अल्फाबेट है ना, वो क्या है? ए से लेकर जेड तक का पूरा ग्रुप, तो पूरे ग्रुप का नाम अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो अल्फाबेट कितना है? एक। तो अल्फाबेट को आप क्या काउंट कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप लेटर को काउंट कर सकते हो कि ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, और ये सी जो है ये तीसरा लेटर है, और डी जो है चौथा लेटर है। ऐसी एक्स वाई जेड ये 24 25 26वां लेटर है। तो इस प्रकार से आप इनको काउंट कर सकते हो, लेकिन आप अल्फाबेट को काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, अल्फाबेट का प्लुरल नहीं बनता। प्लुरल मतलब इसका क्या नहीं बनता? जो आप बोल सकते हो, देखो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। नंबर दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लुरल। अगर कोई भी चीज एक है तो हम उसको सिंगुलर बोलेंगे, और कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको प्लुरल बोलेंगे। तो इसीलिए अल्फाबेट कितना है? एक है, तो हम इसको प्लुरल नहीं बना सकते। अगर कभी भी आपको अल्फाबेट में एस या ईएस लगा दिखे तो आप बोलोगे ये क्या है? एरर है, ये गलती है। ठीक है, और आपको 26 लेटर्स में एक बात और समझ लेनी है कि जो वोवल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी होते हैं। अब देखिए वोवल 5 हैं, तो अगर आप 26 में से 5 घटा दोगे तो आप बोलोगे 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है। अब हम समझने वाले हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है? तो ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे होते हैं जिनको काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल वे होते हैं जिनको काउंट ना किया जा सके। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि अल्फाबेट का मतलब होता है सारे लेटर्स का ग्रुप। जब सभी लेटर्स को आप एक साथ ले लेते हो, टेकन टुगेदर, है कि नहीं? सभी ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। तो हम इसको बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब होता है ये जो 26 आपके लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं, इनको एक साथ अगर आप ले लोगे तो इसको अल्फाबेट बोलोगे। तो अब ध्यान रखना कि जो ये 26 लेटर्स हैं, इसमें जो अल्फाबेट है 44 साउंड्स होती हैं,
है कि नहीं, जिसमें से 20 साउंड जो होती हैं वोवल की होती हैं और 24 साउंड जो होती हैं वो कॉन्सोनेंट की होती हैं। ये सब चीज नॉलेज से मतलब कि आप बोल सकते हैं इंग्लिश की नॉलेज से रिलेटेड है, आपको ये सब पेपर में आने वाला नहीं है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है इस ग्राफ से कि अल्फाबेट कैसा है, सिंगुलर है, कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं वर्ड की तरफ कि वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब ये आपको आपने पढ़ा लेटर, जैसे आपने बोला ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, डी लेटर है, अभी आपने ये चीज पढ़ी। तो अब हमारा मतलब है वर्ड क्या है। तो अगर मैं इन लेटर्स को एक साथ लूं किसी ग्रुप में, जैसे आप समझो कि मैंने एक लेटर बी ले लिया, मैंने एक लेटर क्या ले लिया बी, और दूसरा लेटर ओ ले लिया, तीसरा वाई ले लिया, तो ये जो है ये लेटर्स का ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स का जो ग्रुप है ये, इसका मीनिंग है क्या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल मीनिंग है। बॉय का मतलब क्या होता है, बॉय का मतलब होता है, आप बोलोगे लड़का। अगर मैं बोलूं एक वर्ड में वाई ले लूं, एक ओ ले लूं और एक मैं बी ले लूं, तो अब बोलोगे योब। अब आपसे पूछे योब का मतलब क्या होता है, तो वास्तव में योब का मतलब भी होता है, योब का मतलब होता है जो लड़ाकू होता है, वॉयलेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ले लूं पहले, फिर बी ले लूं, फिर वाई ले लूं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब आपको लेटर साथ में लेने हैं, आपको लेटर साथ में लेने, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। अगर लेटर का मीनिंग नहीं है ना, उन लेटर से मिलकर जो ग्रुप बना है उसका मीनिंग नहीं है, तो हम उसे वर्ड नहीं बोलेंगे। तो वर्ड का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप लेटर्स को साथ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लेटर्स से जो वर्ड बना है, उन लेटर से जो क्या बना है वर्ड, उसका क्या भी होना चाहिए, उसका मीनिंग भी होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है ना, तो आप उसको वर्ड नहीं बोलोगे। तो ये पहली बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ मैन है, तो मैन एक वर्ड है, लेकिन ये EMN ये वर्ड नहीं है। जैसे आप देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, लेकिन ये जो है UITFBAEL ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है कि लेटर्स से मिलकर बनेगा। पहली बात क्या, किससे मिलकर बनेगा, लेटर, तो लेटर्स से मिलकर बनेगा, लेकिन उसका मीनिंग होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे मीनिंग होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब समझते हो, अरेंज ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स का अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल वे। तो मीनिंगफुल वे में है कि नहीं, अगर मीनिंगफुल वे नहीं है तो फिर वो वर्ड नहीं है, तो इज कॉल्ड वर्ड, है कि नहीं। तो लेटर्स का अरेंजमेंट करना किस प्रकार से, मीनिंगफुल वे में। अगर मीनिंगफुल वे नहीं है तो वर्ड हम उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वर्ड समझ में आ गया। तो अभी आपको देखो सिंपली क्या करना कि लेटर है, लेटर कितने होते हैं, आप बोलोगे 26 लेटर होते हैं। अब ये जो लेटर है इंडिविजुअल, अगर मैं इनका ग्रुप लूँ, जैसे मैंने अभी ले लिया COW काओ, तो काओ का मीनिंग होता है। जैसे मैंने ले लिया DOG डॉग, तो डॉग का मतलब होता है। जैसे मैं ई से बना सकता हूँ इवनिंग, तो इवनिंग का मतलब होता है। तो मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लेटर होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं, पर किसी भी ग्रुप को वर्ड नहीं बोल देंगे जब तक उसका मीनिंग नहीं है। जब मीनिंग बनेगा तो ही वर्ड बोलेंगे। जैसे मैं इसी किसी भी प्रकार से ऐसे वैन लिख दूं, तो इसका कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। ये आपको समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्ड, मीनिंग। जैसे मैं न्यू लिखूंगा NEW न्यू, तो इसका मीनिंग है, तो ये एक वर्ड है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो आपको लेटर वर्ड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक लेटर है, तो ये एक लेटर नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है। ये ई लेटर है, वी लेटर है, ई लेटर है, एन लेटर है। तो इस प्रकार ये जो इवनिंग है वो बहुत सारे लेटर से मिलकर बना है, तो ये आपको समझना है। अब हम लेटर्स के आगे चलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू द टेम्पल, तो ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, एक वर्ड्स का ग्रुप लिख दिया। अभी हमने समझा लेटर्स का ग्रुप, तो जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है। लेटर्स का ग्रुप, लेटर्स की अरेंजमेंट, बट कैसी, मीनिंगफुल वे में, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो आप बोलोगे ये तो वर्डों का ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है, फिर यहाँ पे एक वर्ड है, फिर यहाँ पर एक वर्ड है, फिर यहाँ पर एक वर्ड है, फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, अब ये वर्ड्स के बारे में हमें समझना है कि वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे। अब देखिए जो वर्ड्स का ग्रुप होता है ना, अगर मैं उसको आपको डिटेल में बताना चाहूँ क्या होता है, कि अगर आपसे देखो लेटर्स का ग्रुप क्या होता है, तो जो लेटर्स का ग्रुप होता है हम उसको बोलते हैं वर्ड। बट शर्त क्या है कि भैया मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है तो हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे। अब बात आती है कि वर्ड्स का ग्रुप क्या होता है। तो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना, वो
दो टाइप से आप उसको अरेंज कर सकते हो, एक तो बोल सकते हो फ्रेज होती है, या आप एक बोल सकते हो क्लोज होती है। ठीक है जी, क्या बोल सकते हो, फ्रेज बोल सकते हो या क्लोज बोल सकते हो। सेंटेंस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो वर्ड्स का ग्रुप होता है ना, या तो आप उसको क्या बोल सकते हो, फ्रेज, या वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोल सकते हो, क्लोज बोल सकते हो। ठीक है, तो जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, मतलब लेटर्स के ग्रुप का वर्ड बोलोगे बट मीनिंग होना चाहिए, और जो वर्ड्स का ग्रुप है उसको या तो फ्रेज बोलोगे या क्लोज बोलोगे। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल। अभी हम सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर जैसे लिख रहा है राम इज गोइंग, तो राम जा रहा है। तो अब आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बिल्कुल। तो लेकिन आपको, आपसे आज प्रश्न ये नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब आपसे मीनिंग, आपसे मतलब ये है कि जो वर्ड्स का ग्रुप है आप इसको बोलोगे क्या, आप इसको फ्रेज बोलोगे या आप इसको क्लोज बोलोगे, तो ये है। और ये जो आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, आज आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो राम इज गोइंग, तो राम इज गोइंग में बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये अब मीनिंग हम कैसे पूछ रहे हैं, ग्रामेटिकल, मतलब कि हमें ये नहीं पता, ये नहीं पूछना आपसे कि गोइंग का मतलब जाना है, हम गो का मतलब पूछना चाह रहे हैं कि गो होता क्या है कि नहीं, गो क्या है, गो का मतलब पार्ट प्ले क्या है, गो किस चीज को रोल कर रहा है इस सेंटेंस में, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि ये राम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इज क्या होता है, फिर गोइंग क्या होता है। तो आज हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि हम सेंटेंस को डिकोड करना सीखेंगे, कि मतलब ये सेंटेंस जो है जिन जिन वर्डों से मिलकर बना है उन वर्ड्स की नॉलेज लेना सीखेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलेगा, है कि नहीं, 2-3 क्लासेस लगेंगी, तो आपको धैर्य बनाकर रखना है, पेशेंस बनाकर रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो वर्ड्स लिख रहे हैं, ये इनके प्रकार लिख रखे हैं यहाँ पर 8। ठीक है जी, कितने प्रकार लिख रखे हैं, 8। इनको आप अपने अनुसार जो है इनको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, कोई 8 बोल सकता है तो कोई 9 भी बोल सकता है, क्योंकि आर्टिकल को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो नॉलेज के लिए नहीं, हम पेपर के लिए पढ़ने वाले हैं, और जो पेपर के लिए पढ़ेंगे उसमें जितनी भी नॉलेज यूज होगी वो सारी नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो जो वर्ड्स होते हैं ना, देखिए, एक वर्ड्स होता है प्रीपोजिशन, एक वर्ड होता है एडजेक्टिव, एक वर्ड होता है वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। अगर आप आर्टिकल को लिखना चाहो लिख लो, हालांकि आर्टिकल को एडजेक्टिव में भी काउंट कर सकते हो, या आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। तो आर्टिकल, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये कुछ 8 या 9 आपके सामने वर्ड हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन एडजेक्टिव वर्ब है, इसके अलावा इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, इसके अलावा कोई भी वर्ड इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब जितने भी वर्ड हैं वो सभी यहीं से लिए गए हैं, मतलब इन 8 के अलावा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। तो जितने भी सेंटेंस आप पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे, फ्रेज पढ़ोगे, सभी इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच या आप बोल सकते हो वर्ड से पढ़ोगे। तो देखिए ये क्या है, वर्ड्स के प्रकार। ठीक है, किसके प्रकार है, वर्ड्स के प्रकार, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है स्पीच के पार्ट, जो भी आप स्पीच देते हो, जो भी स्टेटमेंट बोलते हो, जो भी सेंटेंस बोलते हो, उसके पार्ट। जैसे आपने एक स्टेटमेंट दिया, राम इज गोइंग टू द टेम्पल, तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट, इस स्पीच के पार्ट, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। इसी प्रकार ये दोनों भी एक स्पीच का ही क्या है, पार्ट। पार्ट का मतलब भाग है। तो हम स्पीच के पार्ट को, स्पीच के भाग को पढ़ने वाले हैं। समझ में आई आपको बात। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन दे रखा है इसमें, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन से। ठीक है, सबसे पहले कहां से पढ़ेंगे, हम नाउन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये नाउन है, तो सबसे पहले हम नाउन से पढ़ेंगे। ठीक है जी, आपने छोटी छोटी क्लासों में, इवन दूसरी तीसरी क्लास से नाउन की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है कि नहीं। तो नाउन की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो डेफिनेशन क्या होती थी, अगर हम देखें, नाउन इज द नेम, नाउन क्या है, नाम है, किसका नाम है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ये किसी स्थान का नाम हो सकता है, ये किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो ये नाउन होता है। जैसे हम बोलते थे पर्सन राम, राम क्या है, नाउन है। प्लेस आगरा बोल दो, आगरा क्या है, एक नाउन है। अगर हम थिंग के लिए चेयर बोल दें तो चेयर क्या है, नाउन है। यही एग्जाम्पल होते थे आपकी किताब में, ठीक है, जब हम नाउन पढ़ते थे दूसरी तीसरी क्लास में। लेकिन अभी हम नाउन किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर हमको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन एक किसी भी चीज का नाम अगर आप रख दोगे तो वो नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है।
अगर आप जिस पेंसिल से काम कर रहे हो वो पेन क्या है, नाउन है। आप किसी भी चीज का नाम रख दो, ठीक है। बुक आपके सामने रखी है, नाउन है। कोई भी चीज आपको दीवार दिख रही है, नाउन है। हर चीज नाउन है, ठीक है। कोई फैन दिख रहा है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। अब इस चीज को हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, ठीक है, सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट, जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसमें आपको वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब की नॉलेज। तो वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, मतलब जो सेंटेंस को लीड करता है। जो सेंटेंस को लीड करता है हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू द टेम्पल। राम इज गोइंग टू द टेम्पल। जैसे मैंने आपके सामने सिंपल सा एक सेंटेंस लिख दिया। अब आपको पहले पता होना चाहिए वर्ब क्या है। हालांकि अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप थोड़ा सा एज्यूम करके चलो, आगे जाकर क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा आपको। देखिए, इज गोइंग जो है ये आप सपोज करो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। इसको आगे समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है। तो ये वर्ब है आपकी, ये क्या है? वर्ब का पोर्शन। और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर हम देखें चल क्या रहा है, तो जाना, राम इज गोइंग, राम जा रहा है कि नहीं? कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। मतलब इस सेंटेंस का जो लीडर है, इस सेंटेंस का लीडर वो राम है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कर्ता क्या होता है। तो कर्ता हम बोलते हैं उसको जो सेंटेंस को लीड करता है कि नहीं? जो सेंटेंस को चलाएगा उसे हम कर्ता बोलेंगे। तो राम इज गोइंग टू द टेम्पल। तो अब आप यहाँ पे देखिए, राम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर। और जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके स्थान पर आप बिल्कुल गांठ मार के रख लो ये बात, या तो नाउन आएगा, या तो क्या आएगा? नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, है कि नहीं? क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पर फोकस करेंगे। तो याद रखना हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर या तो हमेशा नाउन आएगा या हमेशा प्रोनाउन आएगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ मार कर रख लो कि जो भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा तीसरी कोई चीज आएगी ही नहीं। अगर कोई तीसरी चीज आ भी रही है ना तो वो नाउन की तरह ही वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और करेगी। अगर कोई मतलब सपोज करो भविष्य में आपको पढ़ाएंगे, अगर कोई फ्रेज भी स्टार्टिंग में अगर आ रही है और वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है तो उस फ्रेज को भी हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। समझ में आ रही है बात? तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। देखिए, ये सब्जेक्ट का फंडा समझ में आया। अब कोई भी आपके सामने सेंटेंस है तो उसमें वर्ब को आपको पहचानना। वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हर एक वर्ड जो भी आपका वर्ब के बाद लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये पहले आप अपने मन से ये जो धारणा है आपने मन में बसा रखी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। अभी आपके लिए केवल इतना ही समझना है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी। अब आप सपोज करो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगी ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी जस्ट हमें 10 मिनट भी नहीं हुई है क्लास स्टार्ट करे, तो इसके लिए आपको 3 दिन की जर्नी लगने वाली है। और 3 दिन बाद ये एक प्रोमिस बोल सकते हो कि जब आपकी क्लास ये 3 दिन तक बेसिक ग्रामर की समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद आप देखना कि आपको क्या चीज नहीं आती है बेसिक ग्रामर में, आपको सब आएगा, ठीक है। तो जो वर्ब के बाद वर्ड आता है ना, या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या फिर वो होगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कुछ और होगा। तो अब क्या होगा ये सब चीज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, वो हाउ का आंसर दे रहा है, वैन का आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सब चीज पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जिसे इंटेंसिफायर बोलते हैं। ये सब चीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम से नहीं पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो वर्ड होगा अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब एक बात हमें समझ में आई कि सब्जेक्ट का काम इस दुनिया में केवल 2 ही वर्ड करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट का काम भी इस दुनिया में केवल 2 ही वर्ड करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ये बात हमको समझ में आई, ठीक है। अब हम थोड़ा जो पीछे हम पढ़ रहे थे उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नाउन कम्स, नाउन आता है इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए, पहला यहां से स्टार्ट हो रही है बात, और ये जो पहली बात ही स्टार्ट हो रही है ना, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के उड़ जाएंगे, बहुत सारे, है कि नहीं। देखिए,
पॉइंट फर्स्ट क्या है आपका? पॉइंट फर्स्ट है कि जो आर्टिकल होते हैं, अब पहले आप समझ लो आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनिट और एक होते हैं इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जो डेफिनिट होता है ना उसे हम बोलते हैं दी या बोल दो दा, और जो इनडेफिनिट होता है उसमें ए आता है और एन आता है। ठीक है जी। तो ये तो अब कुल मिलाकर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर बात आए आर्टिकल्स की तो आर्टिकल्स में 3 सदस्य होते हैं इस दुनिया में, ए एन और ये डी। ठीक है जी। ए एन डी, ए एन डी, इसके अलावा कोई आर्टिकल होता ही नहीं है। 3 आर्टिकल ए एन डी। ठीक है जी। आप बोलोगे बिल्कुल। अब याद रखो, if an article is given in a sentence, अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, there should be a noun after that article, मतलब उस आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन होगा ही होगा। मैं मैन वर्ड की बात कर रहा हूं। मैन वर्ड, जो मैन वर्ड होगा ना वो हमेशा नाउन होगा। ये बात आपको समझनी है। अगर आपको कोई सेंटेंस लिख रहा है, उस सेंटेंस में आपको कहीं भी आर्टिकल दिखा, तो उस आर्टिकल के बाद जो मैन वर्ड होगा, जो मैन मुख्य शब्द होगा, वो हमेशा नाउन होगा, संज्ञा होगा, संज्ञा, नाउन है कि नहीं। अब इसके हम एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे आप यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देख रहे हो ए क्या है? एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद वो क्या होगा? नाउन होगा। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल के बाद क्या होगा? नाउन। तो आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? नाउन। जैसे दा क्या है? आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, डिसीजन क्या होगा? नाउन। अब और आगे आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से उड़ जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, यहां पर आर्टिकल आपको दिख रहा है, आप बोलोगे ये रहा, तो ए क्या है? आर्टिकल। तो यहां पर कोलिजन क्या होगा? नाउन होगा। ए क्या है? आर्टिकल। तो ए के बाद ट्रक क्या होगा? नाउन होगा। ए क्या है? आर्टिकल। तो ए के बाद कार क्या होगा? नाउन होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल के बाद जब भी आपको मैन वर्ड दिखेगा वो नाउन होगा। इसके बारे में आपको समझ डेवलप करनी है। अभी तो आप समझ रहे हो, धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, है कि नहीं। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। अब अगला पॉइंट क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? कोई भी आपके सामने नाउन लिख रहा है, कोई भी आपके सामने क्या लिख रहा है? नाउन। नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है, सीधी बात, नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा, जो भी वर्ड आएगा दुनिया का कोई सा ही वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव होता है कई प्रकार का। जैसे मैंने बोल दिया सपोज बॉयज, मैंने क्या लिख दिया? बॉयज। अगर बॉयज के सामने मैं टू लिख दूंगा तो दो क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप सुन लो। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो भी वर्ड नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, नाउन के बारे में कुछ भी बताएगा, चाहे उसका नंबर बतावे, चाहे उसकी क्वांटिटी बतावे, चाहे उसकी क्वालिटी बतावे, कुछ भी बताए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में बताए उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे सपोज करो आपके सामने लिख रहा सुगर, क्या लिख रहा? सुगर। ठीक है जी, सुगर माने मीठा। अब मैं लिख दूं इसके सामने मच, तो मच सुगर, तो मच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे मैंने बॉयज लिखा था, तो बॉयज, मैं लिख दूं इसके सामने थ्री, तो मैं अगर इस थ्री को दुबका लूं तो आप बोलोगे केवल बॉयज बोलोगे, तो केवल क्या बोलोगे? बॉयज। तो बॉयज माने लड़के। कितने लड़के? तो कितने लड़के? थ्री लड़के। तो मतलब इस थ्री ने बॉयज की इंफॉर्मेशन दी है कि लड़के कितने हैं, हाउ मेनी बॉयज, तो आप बोलोगे थ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा एक मतलब हुआ कि लड़कों की संख्या बता रहा है थ्री। तो मतलब ये एक एडजेक्टिव है और ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, या आप बोल सकते हो नंबर का एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? नंबर का एडजेक्टिव। ठीक है जी, आप बोलोगे बिल्कुल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी प्रकार से जो एडजेक्टिव होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक एडजेक्टिव होता है आपका पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में हमें समझना है। देखिए पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, पजेशन। ठीक है, पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, जिसके ऊपर आप अधिकार दिखा सको, जिसके ऊपर आप पजेशन दिखा सको, उसको हम बोलते हैं पजेसिव। आप बोलोगे बिल्कुल। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने कार, क्या लिख दी मैंने आपके सामने? कार। कार माने क्या होती है भैया? गाड़ी, कार। अब मैं लिख दूं योर कार, मैं क्या लिख दूं? योर कार। तो आप बता सकते हो किसकी कार? तो आप बोलोगे तुम्हारी कार। ठीक है, बट अगर मैं आपके सामने लिख दूं माई कार, तो अब कार किसकी है? अब ये कार मेरी है, मेरी कार। तो अब इससे मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? जो कार है उसकी क्वालिटी बदल जा रही है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन बदल जा रही है। क्वालिटी नहीं बोलोगे, इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि कार अभी तुम्हारी थी, अभी मेरी है। तो ये कैसे बदली? तो आप बोलोगे कार के आगे जो वर्ड लिख रहा है ना,
वो वर्ड अगर योर लिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी है, और अगर माई लिख रहा है तो वो मेरी है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं लिख दूं देयर, तो देयर माने हो जाएगा उनकी कार। ठीक है, देयर कार। तो अब आप यहां पर देखोगे तो कार का पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन का मतलब अधिकार। जब मैं बोल रहा हूं योर कार, तो मतलब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि ये कार तुम्हारी है। अगर मैं बोलूंगा माई कार, तो इसका मतलब ये मेरी कार है, इस पे मेरा पोजीशन है। तो अब ये नाउन से पहले लिख रहे हैं। अब बताओ कार क्या है, नाउन। कार क्या है, आप बोलोगे नाउन। तो ये वर्ड कहां लिख रहे हैं, नाउन से पहले। और अगर ये वर्ड नाउन से पहले लिख रहे हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलोगे आप इनको, एडजेक्टिव। अगर कोई भी वर्ड नाउन से पहले लिख रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव में क्वालिटी है कि ये पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझते हो, अधिकार। ये अधिकार बता रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ योर कार, तो इसका मतलब ये कार तुम्हारी है। अगर मैं बोल रहा हूँ माई कार, तो इसका मतलब ये मेरी है। अगर मैं बोल रहा हूँ देयर कार, तो ये इसका मतलब उनकी कार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडजेक्टिव है इसमें पोजीशन है, इसमें अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब अधिकार वाला एडजेक्टिव। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका जो नाम है वो बिल्कुल ठीक रखा है नहीं, पोजीशन वाला एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन है, तो मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे आप एक बार और प्रयास कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूं पेन, मैंने लिख दी पेन। अब मैं लिख दूं ये अवर पेन, ये हमारी पेन है कि नहीं। हम दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, तो हम तीनों की पेन है। हमने तीनों ने मिलकर चिप इन किया है और जब इस पेन को खरीदा है। तो जैसे मैं बोलूं आपके सामने माई पेन, तो इसका मतलब ये केवल मेरी पेन है, क्योंकि ये माई है कि नहीं। और मैं बोलूं आपसे योर पेन, तो ये इसका मतलब किसकी पेन है, तो आप बोलोगे तुम्हारी पेन है। ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूं इससे हर पेन, तो हर पेन माने हो जाएगा ये किसी लड़की की पेन है कि नहीं, ये किसी लेडीज की पेन है, हर पेन उसकी पेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे जितने भी वर्ड हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं और एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात आपको, आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपके मन में आ रही होगी कि ऐसे कितने एडजेक्टिव हैं। तो देखिए ये तो बहुत कम होते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं सारे। आपने सिंपली प्रोनाउन पढ़ा होगा, है कि नहीं, प्रोनाउन पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये प्रोनाउन से रिलेटेड है सारे कॉन्सेप्ट। प्रोनाउन में जब हम समझेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो जो माई होता है, ये इसका मतलब होता है मेरा। क्या होता है इसका मतलब, मेरा। तो ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं इसके सामने लिख दूं अवर, तो ये भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं लिख दूं योर, तो योर भी क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज लिख दूं तो हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव है। हर भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। तो ये है कि नहीं, आई का हो जाएगा, वी का हो जाएगा, यू का हो जाएगा, ही सी इट दे। तो यही है, केवल यही होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव जो आपके सामने लिख रहे हैं। माई होता है, अवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, देयर होता है, इट्स होता है। इसके अलावा होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, ये पोजीशन बताते हैं। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो ये अधिकार बताते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। और ये किसके ऊपर अधिकार बताते हैं, नाउन के ऊपर। जैसे कार, कार क्या है, नाउन है। तो मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, तो ये जो है पोजीशन है, पजेसिव एडजेक्टिव। आप बोलोगे बिल्कुल। तो पोजीशन आपको समझ में आया। तो अब यहां पर क्या लिख रहा है, इफ पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हर, देयर, इट्स, हिज, अवर, हिज आर गिवन इन अ सेंटेंस, नाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर दैट। अब मैं खाली लिख दूं माई, मेरा, तो मेरा क्या आगे लिखूंगा ना, मेरा क्या, मेरी बाइक, है कि नहीं, मेरा स्कूटर, मेरी कार, मेरी पेन, मेरी बुक, मेरी क्लास। तो मैं कुछ तो लिखूंगा ना, मेरा कुछ तो होगा ना। तो मेरी कार, है कि नहीं, या मैं बोलूंगा मेरी क्लास, मेरा बैग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है बिना नाउन के आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा योर, तुम्हारा, है नहीं, इट्स योर, तो इट्स योर, तुम्हारा क्या, है कि नहीं, इट्स योर बैग। तो ऐसे बोलेंगे, है नहीं, इट्स योर पेन, इट्स योर पेन। तो इस प्रकार से बोलेंगे इट्स योर फैन, तो ये इट्स योर चार्जर, इट्स योर फोन, इट्स योर लैपटॉप, इट्स योर माइक, इट्स योर फोन टैब। तो कुछ भी अगर आप बोलोगे तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कुछ ना कुछ आपको नाउन बोलना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो बिना नाउन के आता ही नहीं है। तो ये आप बहुत बात बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन। देखिए जो प्रीपोजिशन होती है, अभी प्रीपोजिशन हमने पढ़ा नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो आपको ये पेज धीरे धीरे खुलेंगे, बस आपको पेशेंस बनाकर रखना है। प्रीपोजिशन जो होती है ना, प्रीपोजिशन देखो कैसी दिखती है। एक तो टू प्रीपोजिशन होती है, ऑफ होती है, ओ डबल एफ होती है, विद होती है कि नहीं। तो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती है, बहुत सारी, है कि नहीं। अलोंग विद बोल सकते हो, अलोंग विद। आप बिलो बोल सकते हो,
अब आप बोल सकते हो, अंडर बोल सकते हो, ओवर बोल सकते हो। तो प्रीपोजिशन का तो कोई मतलब बहुत सारी होती है ये, है कि नहीं। तो अब ये जो प्रीपोजिशन है ना, अभी जैसे जैसे सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये जो प्रीपोजिशन होती है, नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगा ही आएगा। कोई भी प्रीपोजिशन लिख रही है तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा हमेशा। तो ये बात आपको समझनी है। तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए, आप बोलोगे अभी एक पॉइंट हमने पढ़ा कि कोई आर्टिकल दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ, आर्टिकल। अब आर्टिकल में कौन कौन है, आर्टिकल्स में ए है, एन है, या आप बोलोगे दा है। तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन। तो ये नाउन जो होगा ये मैन वर्ड होगा। कैसा वर्ड होगा, मैन वर्ड। अभी हमने पढ़ा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। यहाँ प्रोनाउन नहीं है, यहाँ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ये आप बात को समझ में, ये बात आपको समझ में, आप बोलोगे बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये बात मैंने अभी डिटेल में आपको बताई है। वर्ब के बाद ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ना आए, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये चीज हम समझेंगे आगे बढ़िया से, ठीक है। एक साथ चीजें कवर नहीं हो सकती, आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, आपको 3-4 घंटे इसको देने पड़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब जो होगी इससे पहले सब्जेक्ट जो होगा ना, इस सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन भी हो सकता है, या इस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी नाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल। फिर हमने अगला पढ़ा कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन। अगला क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, इसके बाद नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है जी। ये बात, बस नाउन के बारे में एक बात याद रखनी है कि नाउन जो है ना वो किसी भी चीज का नाम है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला वर्ड क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। इनके बाद हमेशा नाउन आता है। देखिए दिस दैट, आप बोलोगे दिस इज अ कार, तो यहां पर दिस नाउन है, नहीं यहां पर नाउन नहीं है कि नहीं। आप बोलोगे क्या दैट नाउन है, दीज नाउन नहीं। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होता है, पहली बात तो ये। अब क्योंकि दिस के बाद इज आ रहा है, क्या इज नाउन, नहीं इज नाउन नहीं है, यहाँ पर इज वर्ब है, मैन वर्ब है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि इज एक वर्ब है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो दिस दैट के बाद जो आएगा वो नाउन होगा। तो अब आपको पूर्ण रूपायन बात समझनी होगी। देखिए दिस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, दिस इज ए कार, मतलब यह एक कार है, यह एक कार है। मतलब आपके सामने कार है और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यह एक कार है। अगर आपके सामने स्कूटर खड़ा है तो आप बोलोगे यह एक स्कूटर है, ठीक है। अगर स्कूटर दूर खड़ा है तो आप बोलोगे वह एक स्कूटर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। जैसे सपोज करो एक पेड़ आपके सामने है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे यह एक पेड़ है। अगर पेड़ दूर है तो आप बोलोगे वह एक पेड़ है। मतलब यह का जो हम यूज करते हैं वो पास की चीजों के लिए करते हैं, जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम बोलते हैं यह, और जो चीज दूर होती है उसको हम बोलते हैं वह। क्या बोलते हैं, वह। तो आप बोलोगे बिल्कुल। जैसे हम बोल सकते हैं आपके पास चेयर है, तो आप बोलोगे यह एक चेयर है, और अगर ये चेयर दूर रखी है तो आप बोलोगे वह एक चेयर है। अब सपोज करो दीज और दोस्त का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब यह और वह जो होते हैं ना, ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर मतलब एक चीज के लिए। यह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, इस प्रकार से। लेकिन दीज और दोस्त जो होते हैं ना, ये यह और वह की तरह ही होते हैं, बट ये प्लुरल के लिए यूज होते हैं, प्लुरल। अब प्लुरल कैसे, जैसे आप बोलोगे वे दो पेड़ हैं, क्या बोलोगे, वे दो पेड़ हैं, तो वे जो है ये दोज है, क्या है ये, दोज। जैसे आप बोलोगे दोज आर टू ट्रीज, वे दो पेड़ हैं। आपको बात समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं बोलूं ये दो पेड़ हैं, तो ये दो पेड़ हो जाएंगे दीज आर टू ट्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ दीज का यूज पास की चीजों के लिए ही होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताऊं, अब देखिए आपने लिखा दिस इज ए कार, और अगला सेंटेंस आपने लिखा दैट इज अ कार। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं दीज आर टू ट्रीज। फिर अगला लिख रहे हो आप दोज आर टू ट्रीज। आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए आपने लिखा दिस इज ए कार, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आप बोलोगे यह एक कार है। अब यह एक कार है, इसका मतलब वो चीज आपके पास है,
है कि नहीं। अब सपोज करो कोई चीज आपसे 100 मीटर दूर है, तो आप उसके लिए ये नहीं बोलोगे यह एक कार है, आप बोलोगे वह एक कार है। आपको समझ में आ रही है। और कोई चीज आपसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसके लिए यह बोलोगे आप, ठीक है। यह एक बुक है कि नहीं, यह एक मग है, तो इस प्रकार से आप बोलोगे। तो दैट इज ए कार में आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट इज ए कार का मतलब है कि कोई चीज अगर दूर है, क्या है, दूर, तो ये जो है पास की चीजों के लिए यूज हो रहा है, पास, और ये दूर की चीजों के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए, दूर की चीजों के लिए। और दीज का देखोगे तो पहली बात तो दीज हो रहा है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल के लिए। अब दीज आर टू ट्रीज, ये दो पेड़ हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो पेड़ हैं, और ये दीज क्यों यूज करा है, क्योंकि ये प्लूरल है। और ये दो पेड़ है मतलब ये दोनों पेड़ पास है, पास है, जब तो बोला ये दो पेड़ है, ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं ये दो विद्यार्थी हैं, हम बोल सकते हैं ये दो बालिकाएं हैं, ये दो बालक हैं। तो इसका मतलब जो चीज पास होंगी उसके लिए हम यूज करेंगे दीज, किसका, दीज, मतलब दिस। अगर हम बात करें दिस और दीज, दिस और दीज में कोई अंतर नहीं है, दिस और दीज दोनों पास के लिए यूज होते हैं। बस एक डिफरेंस है कि जो दिस है ना वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक चीज के लिए, और जो दीज है ये प्लुरल, ये प्लुरल के लिए यूज होता है। आप बोलोगे बिल्कुल, बात पल्ले पड़ गई। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अब यहां क्या लिख रहा है, दीज आर टू ट्रीज, तो ये दो पेड़ हैं, तो ये पास के लिए, दोज आर टू ट्रीज, वे दो पेड़ हैं, तो वे मतलब दोज, ये क्या है आपका प्लुरल है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आपको समझना होगा, अगर दिस, दैट, दोज, दीज, इनके बाद में आपको डायरेक्ट नाउन मिलता है, क्या मिलता है, नाउन, कोई वर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो होगा ये हमेशा नाउन होगा। लेकिन अगर आपको दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में वर्ब मिलती है, क्या मिलती है, वर्ब, तो ये जो होंगे ना दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या होंगे, आप बोलोगे प्रोनाउन होंगे, क्या होंगे, प्रोनाउन। और ये क्या होगा, ये यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, आप बोलोगे नाउन से पहले कुछ भी आए, कुछ भी, वो एडजेक्टिव होगा, बेशर्त कि वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो। अगर वो नाउन के बारे में कुछ बताएगा नहीं तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं है। अगर नाउन से पहले सपोज करो वर्ब ही आ गई, है क्या नहीं, वर्ब मतलब नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप वर्ब को एडजेक्टिव थोड़ी ना बोल दोगे। तो इसी प्रकार, तो जो नाउन है ना उसके पहले अगर दिस आ रहा है, दैट आ रहा है, दीज आ रहा है, दोज आ रहा है, ये सब एडजेक्टिव है। क्या है, ये सब एडजेक्टिव। अब क्यों है, समझने का प्रयास कीजिए। मैं बोलूं आपके सामने दिस कार, क्या बोलूं, दिस कार, तो आप बोलोगे यह कार, क्या बोलोगे आप, यह कार, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है कि नहीं, ये कार। तो कार, कौन सी कार, अब वहां पे चार कार खड़ी है कि नहीं, कितनी कार खड़ी है, सपोज करो चार कार खड़ी है, तो आप बोलोगे ये पहले वाली दिस इज माई कार, तो आपने इस कार को अपने से जोड़ दिया ना, किसके माध्यम से जोड़ा, तो आप बोलोगे दिस के माध्यम से। तो दिस क्या है, एक एडजेक्टिव जो कार के बारे में बता रहा है। मैं बोलूं ना ना ये वाली नहीं है, ये वाली है मेरी कार, दिस इज माई कार, तो ये वाली कार आपकी हो जाएगी। तो मतलब दिस जो है ना ये कार के बारे में बता देता है। तो देखिए कार, कौन सी कार, यह वाली कार, दिस दिस दिस, ये वाली कार मेरी है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और दिस किसकी ओर इशारा कर रहा है, कार की ओर, ये कार, वे कार, है कि नहीं, इस प्रकार से। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो दिस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। और कार क्या है, ये एक नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, और एडजेक्टिव इसकी ओर इशारा कर रहा है, इशारा। तो इशारा, इशारे को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, इशारा करना। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, तो हम इनको बोलते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आपको समझ में आया डेमोन्स्ट्रेट क्यों नाम रखा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब इंग्लिश में वोकेबलरी अगर आप पढ़ोगे, हमने 13 घंटे की, 13.5 घंटे की क्लास डाली है, और 3.5 घंटे के फ्रेजल वर्ब, और उससे पहले हमने मतलब आप कह सकते हो अनलिमिटेड क्लास वोकैब की डाली हुई है। अगर आप उनको देखोगे बेहतरीन तरीके से तो आपको वहां वोकेबलरी मिलेगी, और उन वोकैब में एक वर्ड आपको मिलेगा डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको वहां डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझ में आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, जो नाउन की तरफ इशारा करे,
है कि नहीं, जो इशारा करे, जो क्या करे, डेमोन्स्ट्रेट करे उसकी तरफ। जैसे आप बोलो दिस कार, ये कार, जैसे बोलो दीज कार्स, ये कारें, आप बोलोगे दैट कार, वो कार, आप बोलोगे दोस कार्स, वे कारें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपके पास की है तो उसके लिए आप दिस का, दीज का यूज करोगे, जो चीज दूर है उसके लिए आप दैट का और दोज का यूज करोगे। तो ये बात आपको समझ में, आप बोलोगे बिल्कुल। अब बात आती है यहां पर, भैया वर्ब से पहले अगर ये आ जाए, यहां नाउन तो है नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का स्थान होता है। किसका स्थान होता है, आप बोलो सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या क्या आता है, प्रोनाउन। या तो नाउन आता है या क्या आता है, प्रोनाउन। आप बोलोगे बिल्कुल। अब बताइए, जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट दीज दोस दिस दैट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। ये नाउन तो है नहीं, ये किसी चीज का नाम तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन है। अब देखिए ये प्रोनाउन क्या है, इशारा तो यहां पर भी कर रहे हैं। देखिए दिस इज अ कार, अब जैसे आपके सामने लिख रहा है दिस इज अ कार, यह एक कार है, तो इशारा तो यहां भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये प्रोनाउन है, तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है, कि दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, और अगर उसके बाद वर्ब आती है तो हम बोलेंगे ये प्रोनाउन होंगे और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, और अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला वर्ड क्या है, जब वर्ब में आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसको हम बोलते हैं नाउन। हालांकि इसको हम जीरेंड बोलते हैं, लेकिन इसको नाउन भी बोलते हैं। अब जैसे आपके सामने आप लिख सकते हो स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। देखिए आपके सामने दिख रहा है स्मोकिंग जो है वो क्या है, डेट्रीमेंटल है। तो डेट्रीमेंटल का आपको मतलब आना चाहिए। डेट्रीमेंटल मैंने अच्छे से वोकैब में करा रखा है आपको, आप वीडियो देख सकते हो। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हानिकारक। कोई चीज अगर क्या है, हार्मफुल है, कोई चीज क्या है, हार्मफुल है, या आप बोल सकते हो ऑब्नॉक्शियस है। क्या है दोस्तों, ऑब्नॉक्शियस, तो हम उसको बोलते हैं हानिकारक। या आप इसको बोल सकते हो नॉक्शियस, खाली नॉक्शियस माने भी हानिकारक होता है। या आप इसको बोल सकते हो डेलिटीरियस। क्या बोल सकते हो, डेलिटीरियस, इसका मतलब ये हानिकारक है। या आप बोल सकते हो या ये भाई मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट माने भी क्या होता है दोस्तों, हानिकारक। इसके लिए एक और वर्ड बोल सकते हो विरुलेंट, विरुलेंट माने भी क्या होता है, हानिकारक। तो देखिए जो डेट्रीमेंटल होता है, ये आप याद कर लो वर्ड, अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है काफी। इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है, ये भी याद रख सकते हो आप। देखिए स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जिस बच्चे को वोकैब में इंटरेस्ट है, जिसने वोकैब पढ़ी है वो देख सकता है। अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पे फोकस करो। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, तो इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इस क्या है यहाँ पर, वर्ब। और वर्ब से पहले क्या आता है हमेशा दोस्तों, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन। या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन। अब आप बताइए ये क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है क्या, ये ही है, सी है, इट है, दे है, एवरीबॉडी है, समबडी है, ये वन है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये वर्ब में आईएनजी है। स्मोक, देखिए एक वर्ड होता है स्मोक, है कि नहीं, स्मोक, और ये स्मोक में क्या है, आईएनजी, तो उससे बना है ये स्मोकिंग, है कि नहीं। स्मोक प्लस आईएनजी सी तो बना है स्मोकिंग, आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब वर्ब में आईएनजी लगी और उसने किसका काम करा, सब्जेक्ट का काम करा। तो वर्ब में आईएनजी अगर सब्जेक्ट का काम करती है तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरेंड। हमेशा याद रखो क्या बोलते हैं, जीरेंड। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। दोस्तों जो जीरेंड होता है ना, ये नाउन ही होता है। ये क्या होता है, नाउन। आज से याद रखना कि नाउन का एक टाइप होता है जीरेंड। आगे पढ़ेंगे अच्छे से, है कि नहीं। इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, और वो भी क्या होता है, वो भी एक नाउन के तौर पर ही हम उसको लेने वाले हैं। तो स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, इसका मतलब ये हुआ जो स्मोकिंग है ना वो जीरेंड है, और जीरेंड नाउन ही होता है। तो इसका मतलब अगर आप कभी भी देखोगे वर्ब में आईएनजी को सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप उसको वर्ब नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे जीरेंड। जीरेंड का मतलब नाउन, आप बोलोगे बिल्कुल। समझ में आ गई बात।
अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब लास्ट है ये नाउन पहचानने का, मतलब नाउन पहचानने के हमने 6 तरीके देखे कुल, और ये छठा तरीका है और लास्ट तरीका है। अब पहले आपको समझना है कि सफिक्स क्या होता है कि नहीं, सफिक्स। अब देखिए आपके सामने कोई मैं वर्ड लिख देता हूं, एमिलियोरेशन। क्या लिख दिया मैंने, एमिलियोरेशन। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया एमिलियोरेशन, AMELIORATION। तो एमिलियोरेशन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, है कि नहीं, इनहेंसमेंट, तो इसको बोलते हैं एमिलियोरेशन। तो दोस्तों एमिलियोरेशन जो वर्ड लिख रहा है ना, इसके जो लास्ट के ये 4 अक्षर हैं, ये 4 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, ये 4 अक्षर है ना, इनको हम सफिक्स बोलेंगे। मतलब कोई भी वर्ड लिख रहा हो, कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड, उसके जो 2, 3, 4 अक्षर होते हैं ना, लास्ट के 4 लेटर्स जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। और जो शुरू के होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो याद रखोगे आज से कि भैया लास्ट के जो कोई वर्ड होता है उसके लास्ट के जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स, और जो शुरू के लेटर होते हैं हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें समझना सफिक्स। अब ध्यान रखो, किसी भी वर्ड का अगर सफिक्स एज है, AGE, एज, क्या है भाई, एज, तो नाउन होगा। अगर ANCE है तो वो भी क्या होगा, नाउन होगा। याद रखना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस की दृष्टि से, तो बहुत ज्यादा। डबल ई है तो नाउन होगा। ENC, याद रखो, ANCE और ENCE, क्या बोलोगे, ANCE और ENCE, ये दोनों नाउन होंगे। नेस हमेशा नाउन, PRY नाउन, TR नाउन, टर नाउन, इज्म नाउन, शन नाउन, मेंट नाउन, इस्ट नाउन, SION सन नाउन, TY CY सिप, और ANT नहीं बोलोगे आप, ANT तो भैया अलग है। तो ये क्या होते हैं, ये सब नाउन होते हैं, ATC लगा लो, है कि नहीं। हुड भी होता है, हुड, हुड भी लिख लो, HOOD हुड, तो ये भी नाउन है। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्ड जिसके बाद में एज है, क्या है, एज, वो नाउन होगा। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ANC एंस है तो नाउन होगा, डबल ई है नाउन होगा, ठीक है। ENCE है नाउन होगा, नेस नाउन होगा, है कि नहीं। काइंडनेस बोल सकते हो, काइंडनेस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जिसके बाद में सन है, TION सन नाउन है, MENT है नाउन है। अब इनको रटने मत बैठना, प्रैक्टिस से करेंगे, प्रैक्टिस से। हमने जो अब इतनी मेहनत करी है, अब इसके ऊपर करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल, अब ये आपकी प्रैक्टिस है। देखिए एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करेंगे। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अभी मैंने आपको बताया माई क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया माई होता है कि नहीं। ये कलर आपका अच्छे से दिख नहीं पाएगा, मुझे पता है। माई होता है, अवर होता है, हिज होता है, हर होता है, देयर होता है, इट्स होता है, योर होता है। ये सभी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन। क्योंकि माई, माई क्या, अवर क्या, हिज क्या, हर क्या, देयर क्या, इट्स क्या, योर क्या। तो माई कार, तो कार क्या है, नाउन है दोस्तों। ये क्या है, नाउन। तो हम केवल नाउन पहचानना सीख रहे हैं, केवल नाउन। बट मैंने माई के बारे में भी आपको बता दिया कि माई भी बता सकते हो, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने पजेसिव को खाली पी लिख दिया और एडजेक्टिव को लिख दिया ADJ, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए, दिस इज योर हाउस। अब योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। क्या आएगा, नाउन। तो हाउस क्या है, नाउन। आपको ये याद ही नहीं रखना कि भैया ये पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, नहीं। आपको केवल याद रखना है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, है कि नहीं। अब जैसे आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू देखो प्रीपोजिशन होती है। टू क्या होती है, प्रीपोजिशन। टू क्या होती है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो भाई साहब प्रीपोजिशन के बाद स्कूल क्या है, आप बोलोगे नाउन। प्रीपोजिशन के बाद स्कूल क्या है, आप बोलोगे नाउन। तो ये बिल्कुल सिंपल है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे यहां लिख रहा है आई वॉज विद गीता, तो विद क्या है, देखो प्रीपोजिशन। अब अगर किसी को नहीं पता ना विद प्रीपोजिशन है, तो आप इसको कॉपी में लिखो, विद के सामने लिख लो प्रीपोजिशन। धीरे धीरे 10, 15, 20 होती है, धीरे धीरे आप लिखोगे, आज लिखोगे, कल लिखोगे, परसों लिखोगे, याद होने लग जाएंगी, सेंटेंस समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। पहले सेंटेंस से जुड़ना है और लास्ट सेंटेंस तक, क्योंकि हमें सेंटेंसों में जो डिकोडिंग है, जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें सभी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए विद क्या है, प्रीपोजिशन। विद क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, नाउन है नहीं। प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे प्रोनाउन क्या होता है। अब जैसे आप देखोगे स्मोकिंग इज, तो इज क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या क्या आता है, प्रोनाउन। तो भाई साहब स्मोकिंग नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या है, नाउन है। अब टू क्या है, प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है प्रोनाउन, तो प्रीपोजिशन के बाद हेल्थ क्या है भैया, नाउन है। क्या है भैया, नाउन है। आपको समझ में आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए आर्टिकल क्या है भैया, ये आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है कि नहीं। अब देखिए जो डेफिनेट आर्टिकल, इससे देखो डिसीजन। अब कुछ बच्चे होंगे स्मार्ट जो कहेंगे भैया अभी हम आपने पढ़ाया था सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, सन, तो सन सफिक्स, और किसी भी वर्ड का अगर सफिक्स सन है तो वे कहेंगे वो नाउन होता है, डायरेक्ट पकड़ लेंगे ना सन से, तो आप बोलोगे बिल्कुल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे आर्टिकल, भैया आर्टिकल किससे भैया, आर्टिकल से, तो आर्टिकल है दा, और दा के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। आपको समझ में आई बात, तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद वोक क्या हो जाएगी, नाउन। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे वोक तो भैया वर्ब होती है, भैया वोक वर्ब होती है, ये बात आपकी परम सत्य है, लेकिन आर्टिकल के बाद अगर वर्ब भी आएगी ना तो उसको भी नाउन बोलना पड़ेगा। तो ये आप बोलोगे बिल्कुल, मतलब कि आर्टिकल के बाद कोई भी वर्ड आए दैट विल बी नाउन, दैट विल बी नाउन 100%। आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए केयरलेसनेस, अब पकड़ लो भैया नेस से, अभी मैंने बताया अगर किसी वर्ड का सफिक्स नेस है, क्या है नेस, तो वो नाउन होगा, बिल्कुल बिल्कुल नाउन होगा। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, देखो कोजिस वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है भैया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन, तो भैया ये क्या है, नाउन है। ऐसे ही पकड़ सकते हो, ठीक है भैया, आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए केयरलेसनेस से मतलब केयरलेसनेस लापरवाही, कारण बनता है, किसका कारण बनता है, एक्सीडेंट्स का, है कि नहीं, होम किसका, तो एक्सीडेंट भी क्या है यहाँ पर, नाउन है। अब देखो जिसको ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता उसको तो करना पड़ेगा सबर, और जिसको ऑब्जेक्ट पहचानना आता है वो यहाँ पर समझ सकता है कि भैया वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन आता है। भैया ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये दिस इज माई का रिपीट हो गया है। ऑनेस्टी ये रह गया था ना, इस क्या है बताओ, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है भैया, आप बोलोगे वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन ये है नहीं तो ये क्या है, नाउन। अब देखो भैया कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जो बोलेंगे भैया अगर टी वाई आ रहा है, सी वाई आ रहा है, तो वो भी तो क्या होता है, नाउन। आपने अभी तो बताया था, हमने वही बिल्कुल। तो आप बोलोगे ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, टी वाई से पहचान लो। इज द बेस्ट पॉलिसी, अब दा क्या है, आर्टिकल, अब आर्टिकल के बाद पॉलिसी है, नाउन। आप बोलोगे बेस्ट क्यों नहीं है, भैया पॉलिसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव है। मैंने इसीलिए तो बार बार बोला था, बार बार एम्फेसाइज करा था कि भैया आर्टिकल के बाद जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड, मुख्य शब्द, उसको नाउन बोलेंगे। जैसे मैं लिख दूं, सपोज मैं लिख दूं आई सो अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने आज एक सुंदर लड़की देखी, तो भैया आर्टिकल के बाद ये नाउन थोड़ी ना है, नाउन कौन है, गर्ल है। आप बोलो क्यों भाई, आई साओ गर्ल, मतलब आई साओ गर्ल, मतलब ब्यूटीफुल को अगर मैं दुबका दूं, सपोज करो ब्यूटीफुल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सपोज करो नहीं है, तो आप बोलो आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, तो एक के बाद है। ठीक है, अब कैसी लड़की थी, वो ब्यूटीफुल थी। अब मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ू, टॉल, मैंने सुंदर और लंबी लड़की देखी, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, तो आप बोलो बिल्कुल, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो कि जो गर्ल है इसके पहले जो वर्ड आया ब्यूटीफुल, इट्स अ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। आपको लिंक करना पड़ेगा कि भैया गर्ल के पहले जो वर्ड आया ना ब्यूटीफुल, ये एक एडजेक्टिव है भैया, ये लड़की की एक क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, भाई लड़की कैसी थी, सुंदर थी, तो ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। किसका, क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि लड़की 56 किलो की थी, नहीं, ये बता रहा है कि जो लड़की थी वो सुंदर थी। इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो लड़की की क्वालिटी बता रहा है। That means this is the adjective of quality. This is the adjective of quality. Quality का adjective है। आप बोलोगे बिल्कुल, I saw a beautiful girl. आप बोलोगे बिल्कुल, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। मतलब दुनियादारी पर ध्यान नहीं रखना है, केवल समझने पर फोकस करना है कि ए क्या है, आर्टिकल है, गर्ल क्या है, लड़की है। अब लड़की कैसी लड़की, ब्यूटीफुल लड़की। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। सपोज मतलब कोई भी मैं वर्ड लिख दूं, अगर सपोज यहां पे मैं आर्टिकल लिख दूं, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो एक बुद्धिमान लड़का, तो भैया सपोज ये एन किसके लिए आया, बॉय के लिए आया है क्या नहीं। इंटेलिजेंट क्या है भैया, एडजेक्टिव है, तो मतलब कि आर्टिकल का तुरंत बाद वाला वर्ड नाउन नहीं बोल देना हमेशा से कि भैया यही नाउन है। आपको थोड़ा सा देख भी लेना है कि ये कहीं एडजेक्टिव तो नहीं, कहीं नाउन इसके बाद तो नहीं, तो इस प्रकार से आपको फोकस करना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल, समझ में आ गई बात।
तो जैसे यहां पर लिख रहा है द बेस्ट नहीं होता कुछ भी, द क्या पॉलिसी, अब पॉलिसी कैसी है, बेस्ट पॉलिसी है, तो यहां पर बेस्ट है आपका एडजेक्टिव। अब मैं बोल दूं भाई पॉलिसी जो है वो तो वर्स्ट है, तो इसका मतलब पॉलिसी बेकार हो गई, ठीक है, तो ये आप बात बोलोगे बिल्कुल। अब पॉलिसी गुड है, पॉलिसी बैड है, तो ये बात तो आपको समझना पड़ेगा ना। अब जैसे आप यहाँ पर देखो द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, तो देखिए जो ऑफ होता है, जो प्री पोजिशन होती है, क्या है प्री पोजिशन, प्री पोजिशन के बाद जो वर्ड आता है ना, जो भी वर्ड आता है वो या तो नाउन होता है या क्या होता है प्रोनाउन। अब जैसे आप बोलोगे प्री पोजिशन ऑफ माई, ये प्री पोजिशन क्या है ऑफ, तो माई पेरेंट्स, आप ऑफ से अगर ना पहचानोगे तो माई से पहचान लो, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद पेरेंट्स नाउन है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब ध्यान रखना प्री पोजिशन से पहले सब्जेक्ट आता है, और जो प्रीपोजिशन है ना दोस्तों, इसके स्थान पे या तो नाउन आएगा या क्या है, जो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट है इसके स्थान पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो देखिए ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले आ रहा सपोर्ट, प्रीपोजिशन से पहले क्या आ रहा सपोर्ट, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखिए ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले सपोर्ट, या आप दा से पहचान लो दोस्तों, आर्टिकल है दा, क्या है भैया आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन। तो पहचानने कितने तरीके, दो तरीके, कि प्रीपोजिशन से पहले नाउन आता है या आर्टिकल दा के बाद नाउन आता है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अगला देखिए इन क्या है, इन आप बोलोगे इन प्रीपोजिशन है, और एजुकेशन देखो आप इसको टीआईओएन से पहचान सकते हो, सफिक्स, क्या बोलोगे आप सफिक्स, है कि नहीं, या आप बोल सकते हो इन क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है एजुकेशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है नाउन, है कि नहीं। अब किसी बच्चे को अगर नहीं पता इन प्रीपोजिशन है तो भैया कायदा क्या कहता है कि इनको आप लिख लो साइड में, अगर आप कोई बैच को पे करोगे और वहां पर जाकर समझोगे कि इन क्या है तो कोई नहीं बताने वाला इन प्रीपोजिशन है, ये बात तो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है कि नहीं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी को नहीं आता है तो आप कॉपी के साइड में लिखो कि इन प्रीपोजिशन है कि नहीं, इनके सामने लिखो प्रीपोजिशन। आप इसी प्रकार से पढ़ोगे धीरे धीरे तो सारी प्रीपोजिशन आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी और आपको समझ में आने लगेगा कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, आप बोलोगे बिल्कुल। अब आगे की तरफ चलो, इज नेसेसरी, आगे लिख रहा है इन लाइफ, तो इन क्या है भैया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लाइफ क्या है, आप बोलोगे नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, देखो मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ, अब पहले पकड़ लो आर, आर क्या है वर्ब, तो वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, तो ये मैंगोज प्रोनाउन तो है नहीं तो ये नाउन है, आप बोलोगे बिल्कुल सुंदर बात, प्रोनाउन तो ये है नहीं नाउन है। अब गुड फॉर हेल्थ, अब फॉर क्या है प्रीपोजिशन, आप बोलोगे फॉर क्या है, आप बोलोगे फॉर है भैया प्रीपोजिशन, तो फॉर के बाद हेल्थ क्या है नाउन। अगला वर्ड स्मोकिंग, अभी मैंने आपको बताया अगर वर्ब में आईएनजी, अगर वर्ब में आईएनजी किसके तौर पर काम करे, सब्जेक्ट के, न केवल सब्जेक्ट बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे, तो उसको हम बोलते हैं जीरेंड। जीरेंड को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में, लेकिन अभी आपको समझना है अगर वर्ब में आईएनजी आपका किसके तौर पे काम करे, सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसको हम नाउन बोलेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए स्मोकिंग क्या है नाउन, इज इंजूरियस टू, टू क्या है भैया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हेल्थ क्या है आपका, आप बोलोगे हेल्थ नाउन है। अब देखिए मीरा भाई चानू, फोर्ट, फोर्ट क्या है भैया वर्ब, और वर्ब से पहले भैया मीरा भाई चानू क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आप ऐसे ही पहचान सकते हो छोटी क्लास वाली बात कि भैया नाम है, नाम मीरा भाई चानू किसी लड़की का नाम है कि नहीं, किसी पर्सन का नाम है, तो आप क्या बोल दोगे इसे नाउन बोल दोगे। या आप कह सकते हो कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो आप इसको नाउन बोल दोगे, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो ये है नहीं। विद ब्रेवरी, तो विद क्या है, आप बोलोगे विद है भैया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन, आप बोलोगे बिल्कुल। अगला वर्ड क्या है भैया देयर वॉज अ कोलिजन, अब वॉज क्या है वर्ब, और वर्ब से पहले देयर है, अब भैया देयर नाउन नहीं है कि नहीं, कभी देयर को नाउन टेप दो। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे क्या है, अभी हम नाउन पढ़ने हैं तो फोकस ओनली ऑन नाउन, ठीक है। अ कोलिजन, आ क्या है आर्टिकल, और कोलिजन क्या है नाउन। अब कोई बच्चा कहेगा कि भैया कोलिजन तो एसआईओएन से पहचान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एसआईओएन से पहचान लो, क्योंकि एसआईओएन सफिक्स है, सफिक्स से पहचान लो। बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार, तो देखो जो ये बिटवीन है ना ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ट्रक और कार दोनों क्या है ऑब्जेक्ट हैं इसके, है नहीं, प्रीपोजिशन के बाद एक ही वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभी दो भी हो जाते हैं, डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं, इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार, तो ट्रक देखो आर्टिकल के बाद पहचान लो, ए आर्टिकल के बाद पहचान लो, तो ठीक है सिंपल हो गया। अब देखिए आगे चलिए, दिस अभी बिल्कुल अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, दिस दैट दीज और दोज, इन सब के बाद जो भी वर्ड आता है बेशर्त कि वो वर्ब ना हो, वो वर्ड क्या होता है भैया नाउन होता है, ठीक है, वो क्या होता है नाउन।
देखो दिस क्वालिटी, ये क्वालिटी, तो देखो या तो टी वाई से पहचान लो भाई, किससे पहचान लो, टी वाई से, सी वाई से, तो ये क्या है सफिक्स, या पहचान लो भैया दिस के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या है नाउन, बेशर्त वो वर्ब ना हो। ठीक है, अगर आप क्लास को ईमानदारी से शुरू से देख रहे हो ना, तो ये आप सेंटेंस जो अभी आपके सामने लिखा हो ईमानदारी से आप कर सकते हो इनको सारा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब, है कि नहीं। इज नॉट प्रेजेंट इन द आइटम, बताओ इससे नहीं पहचान सकते क्या आप, द क्या है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आइटम क्या होगा, आप बोलोगे नाउन होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, अब देखो प्रोहिबिट माने क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब जो है ना इससे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन होता है या क्या होता है प्रोनाउन। अब आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप पहचान सकते हो प्रोनाउन है, अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो टेंशन मत लो, प्रोनाउन पढ़ेंगे अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी हम नाउन समझ रहे हैं तो नाउन पर फोकस करो। तो वी क्या है भाई, प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। प्रोहिबिट, स्मोकिंग, तो भैया स्मोकिंग जो है ना, अभी देखो वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, हमेशा आता है क्या, नहीं, हमेशा नहीं आता है, ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, दूर हो जाएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखो स्मोकिंग क्या है आपकी जीरेंड है, वर्ब आईएनजी, और देखिए जो जीरेंड होता है ना वो सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, समझ में आ गई आपको बात, जैसे अभी हमने स्विमिंग का पढ़ा था। तो भैया ये जो स्मोकिंग है ना ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अब देखो ऑफ से पहचान लो, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है। अगला वर्ड क्या है भाई, अगला सेंटेंस क्या है, टीचर्स टीच, तो ये वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है भैया नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन नहीं है टीचर, तो क्या है ये नाउन है। अब वर्ब के बाद क्या आता है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो क्या आता है नाउन या क्या आता है प्रोनाउन, तो स्टूडेंट्स क्या प्रोनाउन है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या है नाउन है। तो ठीक है भैया, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो टुमारो नेवर कम्स, तो कम्स क्या है यहाँ पर वर्ब, और वर्ब से पहले देखो टुमारो या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। अब बच्चे बोलेंगे टुमारो तो एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, देखिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम की टुमारो है ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम के स्थान पर आएगी, उसके प्लेस पर आएगी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर है। और मैंने अभी आपको कई बार बता दिया कि सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो नाउन आएगा या क्या आएगा प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है नाउन है। आप बोलोगे ठीक है कि नहीं। आपको चीजें अभी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे पेज खोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या है ना थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, अभी 4-5 दिन का समय दो बेसिक ग्रामर को, तब आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी अच्छे से। देखो स्विमिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज, तो इज क्या है बताओ, तो आप बोलोगे इज अ वर्ब। अब वर्ब से पहले क्या आता है भैया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के स्थान पर आपको पता है या तो नाउन है या क्या है प्रोनाउन, तो भैया प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या है नाउन है। अब आप ऐसे ही समझ सकते हो भैया स्विमिंग जो है ये वर्ब में आईएनजी है ना, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जीरेंड, क्या बोलते हैं भाई जीरेंड, और जीरेंड को हम नाउन भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया जीरेंड को ही क्या कहते हैं नाउन। अब आगे क्या लिख रहा है, वन ऑफ माई हॉबीज, तो माई से पहचान लो, माई हॉबीज है कि नहीं, बच्चे माई से पहचान लेंगे, कुछ बच्चे ओफ से पहचानेंगे कि ओफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन या प्रोनाउन, आप बोलोगे बिल्कुल। अब अगला क्या है भैया, ही हैज नो फेथ इन गॉड, तो देखो पहले तो इनसे पहचानो आप, इन क्या है, तो आप बोलोगे इन है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद गॉड क्या है नाउन है। अब यहाँ पे पहचानोगे ए के बाद हॉरर नहीं है नाउन, आप बोलो क्यों, क्योंकि देखिए गौर समझिए आ हॉरर मूवी, अब मूवी कैसी है तो आप बोलोगे हॉरर, अगर मैं लिख दूं कॉमेडी है कॉमिक है तो अब आप बोलोगे बिल्कुल, मैं बोल दूं ट्रेजिक है तो चीजें बदल गई ना, मूवी की इंफॉर्मेशन बदल गई। आप सपोज करो सिनेमा हॉल जाते हो और आपको फिल्म देखनी है कॉमेडी, लेकिन वहां पर शेड्यूल सपोज करो किसका है, क्या कहते हैं हॉरर मूवी का, और आपको देखनी है कॉमेडी मूवी, तो आप बोलोगे ना कि यार हमें तो ये वाली नहीं देखनी, तो इसका मतलब मूवी की इंफॉर्मेशन किससे मिली, कॉमेडी से मिली, हॉरर से मिली, तो इसका मतलब हॉरर जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है मूवी की, तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, क्या हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, तो आ देखो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, वो किसके लिए आता है नाउन के लिए, तो इसीलिए मैंने बताया कि आर्टिकल का तुरंत बाद वाला वर्ड हमेशा नाउन नहीं होगा, हो सकता है वो नाउन थोड़ा दूर दिया हो, क्या दिया हो दूर, तो ये बीच में क्या होता है, तो ये बीच में एडजेक्टिव होता है जो उस नाउन की क्या बता रहा होता है विशेषता, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। आपको समझ में आई बात, आप बोलोगे बिल्कुल। दैट वाज अ हॉरर मूवी, तो ये नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये नाउन से पहले आर्टिकल। आई वॉच यस्टरडे, ईगो देखो इज क्या है वर्ब, वर्ब से पहले ईगो क्या है नाउन है, इज द
बिगेस्ट एनिमी। द क्या है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एनिमी। अब एनिमी कैसा है, एनिमी बिगेस्ट सबसे बड़ा। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद सक्सेस क्या है नाउन है। देयर इज नो वेल्थ अब हेल्थ, तो देखो नो के बाद वेल्थ भी नाउन है, हालांकि आपको समझना पड़ेगा कि नो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है नाउन। तो याद रखना आपको नो क्या है एडजेक्टिव, तो हेल्थ क्या वेल्थ क्या है नाउन। अब याद रखो अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, अब क्या होती है प्रीपोजिशन। अब क्या है भैया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन। तो भैया अब के बाद क्या है हेल्थ नाउन है। सच काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है नाउन है कि नहीं, सच है एडजेक्टिव। रिस्टोर्स योर फेथ, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद फेथ क्या है नाउन। इन ह्यूमन नेचर, तो नेचर क्या है नाउन। अब कैसी नेचर भैया, जानवरों वाली या इंसानों वाली, तो आप बोलोगे इंसानों वाली, ह्यूमन आप बोलोगे बिल्कुल। जेलेसी इज अ पेनफुल इमोशन, तो इससे पहले जेलेसी और ए के अकॉर्डिंग इमोशन। पेनफुल क्या है भैया इमोशन, कैसे इमोशन पेनफुल। दैट कॉजेस जो कारण बनते हैं किसके डिस्ट्रेस के, तो ये भी नाउन है। लव कैन नाइदर बी बोथ नॉर बी सोल्ड, तो कैन क्या है भैया वर्ब, और वर्ब से पहले लव क्या है भैया, तो आप बोलोगे नाउन। अब जैसे अचीवमेंट, अब बच्चे दो प्रकार से पहचानेंगे, यहां से कहोगे भैया वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है नाउन, तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। या मेंट से पहचान लो, अगर किसी वर्ड के बाद क्या है मेंट, तो इट विल बी नाउन, इट विल बी नाउन। अब जैसे आप बोल सकते हो द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है प्लेजर नाउन। इन क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लाइफ क्या है नाउन। अब द सोल्जर, अब देखो सोल्जर नाउन है, द के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, और आप बोलोगे सोथ ग्रेट करेज, कैसा करेज ग्रेट करेज, तो ये भी नाउन। और इन से पहचान लो या दा के बाद पहचान लो, बैटल क्या है नाउन, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अभी हमने नाउन अच्छे से डिटेल में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, जितने भी 6 7 8 प्रकार हो सकते थे वो सारे डिटेल में पढ़े, और अभी चीजें बहुत सारी हैं, अभी और भी चीजें हैं जिनको हम अगले 3 4 दिन में अच्छे से कवर अप करेंगे। बस आपको वीडियोस देखनी है, इनको डिटेल में अच्छे से देखना है कि नहीं। और अभी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, गले में पेन हो गया, तो इसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जितना भी नाउन पढ़ा है, अब आपका काम क्या है, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप 2 की स्पीड पे डाल के देख सकते हो, या फिर अब हम आगे जो क्लासेस लेंगे उन पर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि आगे हम बिल्कुल लेवल वाले एरर जो आपके फिल इन द ब्लैंक एग्जाम में आ रहे हैं, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीडीएस में आते हैं, एनडीए में आते हैं, जो एसएससी सीजीएल में आते हैं, उनको हम बाकायदा बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू से ठा करके बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपने इन्हीं कॉन्सेप्ट से उनको बढ़िया तरीके से सबको हम कवर करने वाले हैं। तो अभी ये जो क्लास हमने करी है ना ये डिटेल में, तो इसको आप समझिए, इसको अगर जितनी समझ में आती है उतना समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ नहीं समझ पाओगे ना तो बहुत बहुत मुश्किल है कि आप कहीं भी समझ पाओ, क्योंकि इससे बेसिक से हो ही नहीं सकता है कि नहीं। सभी टीचर जो यूट्यूब पे हैं इससे ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं सकते, मैंने सबको देख रखा है A to Z। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और ये जो तुमने सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को अगर सपोज करो आपको किसी सेंटेंस में नाउन पहचानने में दिक्कत हो रही है, छोड़ दो उसे, फिर आगे 2 3 दिन बाद जब हम प्रोनाउन पढ़ चुके होंगे, एडजेक्टिव पढ़ चुके होंगे, एडवर्ब पढ़ चुके होंगे, यकीन मानना वो चीजें सोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।